नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसकी टेक की दुनिया में कह सकते हैं काफ़ी धूम मची हुई है। ओपन एआई का नया भाषा मॉडल GPT-5। हाँ बिल्कुल, इस पर बातें तो बहुत हो रही हैं। हाँ, और देखिए जब ये आया तो एक तरफ तो खूब तारीफें हुई, मतलब इसे एआई में अगली बड़ी छलांग बताया गया। सही। लेकिन दूसरी तरफ कई यूजर्स को लगा कि भाई ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या शायद कुछ मामलों में पहले से कमजोर भी लगा। तो ये असलियत क्या है? ये विरोधाभास है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने कई अलग अलग तरह के स्रोतों को खंगाला है। हमारे पास सिरा एआई की एक काफी डिटेल्ड तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट है। हाँ, वो काफी व्यापक है। फिर रेडिट पर उन लोगों की सीधी बातचीत है, उनके अनुभव हैं जिन्होंने इसे असल में इस्तेमाल किया है। हाँ, वो फर्स्ट हैंड अनुभव जानना भी जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही विज्ञान में एआई का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है, इस पर लल्लूराम का एक लेख भी है जो हमें एक बड़ा संदर्भ देता है। अच्छा। तो हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से, मतलब जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकाल कर आपके सामने रखना। हम समझना चाहेंगे कि GPT-5 तकनीकी रूप से क्या है, ये क्या कर सकता है, इसकी सीमाएं क्या है, और सबसे अहम वो जो बेंचमार्क के शानदार नंबर हैं और कुछ यूजर्स के जो मिले जुले अनुभव हैं, उनके बीच ये अंतर क्यों है। सही, ये गुत्थी सुलझाना जरूरी है। तो चलिए इस तकनीकी कहानी के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से। GPT-5 अपने पिछले संस्करणों जैसे GPT-4 या 4o उनसे अलग कैसे है? सुनने में आया है कि अंदरूनी तौर पर काफी कुछ बदला है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम बदलाव है इसका मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर। मतलब इसे एक अकेले बहुत बड़े मॉडल की तरह देखने के बजाय इसे एक सिस्टम की तरह सोचना ज्यादा ठीक रहेगा। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा मॉडल? हाँ बिल्कुल। इसमें मुख्य रूप से दो तरह के मॉडल काम करते हैं। एक है GPT-5 मेन, जो तेज है और रोजमर्रा की बातचीत या सामान्य कामों के लिए डिजाइन किया गया है। ओके। और दूसरा है GPT-5 थिंकिंग। ये धीमा तो है, पर गहरी सोच विचार और जो जटिल समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए बनाया गया है। दिलचस्प। तो ये सिस्टम तय कैसे करता है कि कब कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है? हाँ, यहीं पर एक इंटेलिजेंट राउटर का काम आता है। ये राउटर यूजर के प्रॉम्प्ट यानी जो निर्देश हम देते हैं उसका विश्लेषण करता है और फिर तय करता है कि काम की जटिलता के हिसाब से कौन सा मॉडल मेन या थिंकिंग ज्यादा सही रहेगा। अच्छा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए एक टीम में अलग अलग स्पेशलिस्ट हों और मैनेजर तय करे कि किस काम के लिए किसको भेजना है। वो सिरा एआई की रिपोर्ट बताती है कि ये डिजाइन मॉडल को ज्यादा लचीला और कुशल बनाता है। और हाँ, इसी से जुड़ी एक और खास बात है चेन ऑफ थॉट, मतलब सोचने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप दिखाने की क्षमता। ये क्षमता खासकर थिंकिंग मॉडल में पहले से ही मौजूद है। पहले से मौजूद है। हाँ, और अगर आप इसे खास निर्देश दें, जैसे आराम से सोच समझकर कदम दर कदम जवाब दो, तो ये वाकई ज्यादा समय लेकर अपने तर्क को साफ करते हुए जवाब देता है। सिरा रिपोर्ट के मुताबिक ये क्षमता ओपन एआई के पिछले ऑसीरियस मॉडल से प्रेरित है, जो खास तौर पर बेहतर तर्क शक्ति के लिए बनाए गए प्रोटोटाइप्स थे, और अब इसे GPT-5 के थिंकिंग मॉडल में इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है। अच्छा, और टेक्स्ट समझने की क्षमता के बारे में क्या? मैंने सुना है कि अब ये बहुत ज्यादा जानकारी एक साथ प्रोसेस कर सकता है। निश्चित रूप से इसकी संदर्भ सीमा यानी कॉन्टेक्स्ट विंडो, वो अधिकतम टेक्स्ट जिसे मॉडल एक बार में याद रख सकता है और समझ सकता है, वो काफी बढ़ गई है। कितनी? सिरा एआई की रिपोर्ट के अनुसार GPT-5 प्रो संस्करण में ये 2,56,000 टोकन तक पहुंच गई है। 2,56,000? हाँ, टोकन मतलब टेक्स्ट के छोटे हिस्से जैसे शब्द या अक्षर का भाग। ये क्षमता GPT-4 के 32,000 टोकन से 8 गुना ज्यादा है। 8 गुना? हाँ, और रेडिट पर कुछ यूजर्स ने तो चैट GPT प्रो में खास मोड में 3 से 4 लाख टोकन तक का अनुभव करने की बात भी कही है। बाप रे, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में? इसका मतलब है कि आप पूरी की पूरी किताब, लंबे रिसर्च पेपर या बड़े सॉफ्टवेयर कोड बेस को एक साथ समझ सकता है और उस पर विश्लेषण या बातचीत कर सकता है, बिना पिछली बातों को भूले।
ये जटिल दस्तावेजों को समझने और उनका सार निकालने के लिए बहुत उपयोगी है। और ये सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। GPT-5 शुरू से ही मल्टी मॉडल है, यानी ये तस्वीरें भी समझ सकता है और उन अच्छा, तस्वीरें भी? हाँ बिल्कुल, उन पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है। ओके। इसे बनाने के लिए जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा डेटा और कंप्यूटिंग शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के सुपर कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और साथ ही इसे बेहतर बनाने के लिए खास ट्रेनिंग तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं, जैसे RLHF। इसमें रीजनिंग RLHF भी शामिल है, जिसका मकसद थिंकिंग मॉडल की तर्क करने की क्षमता को सुधारना और गलतियों को कम करना है। ठीक है, तो बनावट में तो काफी नए पहलू हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है, परफॉर्मेंस। क्या ये वाकई पहले से बेहतर है, खासकर उन एरिया में जहां AI से बड़ी उम्मीदें हैं, जैसे कोडिंग और जटिल तर्क? क्योंकि दावे तो बहुत बड़े किए गए हैं। हाँ, परफॉर्मेंस के जो आंकड़े हैं वो कई क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली सुधार दिखाते हैं। कोडिंग की बात करें तो इसे अब तक का सबसे शक्तिशाली भाषा मॉडल माना जा रहा है। सबसे शक्तिशाली? हाँ। सिरा रिपोर्ट SWE बेंच जैसे मुश्किल बेंचमार्क का जिक्र करती है। ये बेंचमार्क सिर्फ कोड लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि असल दुनिया की जटिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने की क्षमता मापता है, जैसे किसी मौजूदा कोड बेस में बग ठीक करना। अच्छा। इस पर GPT-5 थिंकिंग ने 74.9% पास रेट हासिल किया। तुलना के लिए GPT-4 का स्कोर लगभग 52% था और OpenAI के ही पिछले उन्नत O3 मॉडल का 69.1%। 75% के करीब SWE बेंच पे ये तो काफी ऊंचा लगता है। क्या ये सिर्फ कोड लिखने तक सीमित है या? नहीं, ये उससे आगे जाता है। रिपोर्टर टेस्टर्स के अनुसार ये जटिल कोड बेस को बेहतर तरीके से समझ सकता है, बग ढूंढ कर ठीक कर सकता है और यहाँ तक कि यूजर इंटरफेस डिजाइन में भी मदद कर सकता है। अच्छा। हाँ, कुछ टेस्टर्स ने ये भी नोट किया कि इसमें एक तरह की सौंदर्य बोध की समझ दिखती है। मतलब ये सिर्फ काम करने वाला कोड ही नहीं, बल्कि दिखने में अच्छा और व्यवस्थित कोड और UI बनाने की कोशिश करता है। ये दिलचस्प है। तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। MLLU जैसे बेंचमार्क पर अंग्रेजी में 90% से ज्यादा सटीकता की बात कही जा रही है। 90% से ज्यादा? हाँ, और एक खास बात जो सिरा रिपोर्ट उजागर करती है वो ये है कि ये उच्च प्रदर्शन कई दूसरी भाषाओं में भी बनाए रखता है, जैसे हिंदी, स्पेनिश, चीनी, अरबी, स्वाहिली, अक्सर 88-91% सटीकता के साथ। ये बहुभाषी क्षमता एक बड़ा कदम है। ये तो बहुत अच्छा है। और गणित या विज्ञान जैसे खास क्षेत्रों में? गणित में भी जबरदस्त सुधार है। AMIE जैसी कठिन गणितीय ओलंपियाड स्तर की परीक्षा में 94.6% स्कोर का दावा है, जबकि GPT-4 का स्कोर 80% के आसपास था। काफी बड़ा जंप है ये तो। हाँ, और मेडिकल सवालों के लिए बने हेल्थ बेंच जैसे बेंचमार्क पर भी GPT-5 थिंकिंग ने GPT-4U के मॉडलों को काफी पीछे छोड़ दिया, खासकर मुश्किल नैदानिक केस सिनेरियो को समझने और विश्लेषण करने में। जिसे हालुसिनेशन कहते हैं, क्या GPT-5 इस चुनौती से बेहतर तरीके से निपटता है? देखिए, OpenAI और सिरा रिपोर्ट दोनों का दावा है कि इसमें भ्रामक जानकारी देने की प्रवृत्ति 45 से 65% तक कम हुई है। हालांकि ये किस तरह के टेस्ट पर आधारित है, ये थोड़ा अलग हो सकता है। 45 से 65%। ठीक। ऐसा कहा जा रहा है कि ये पहले से ज्यादा तथ्यात्मक रूप से सटीक है और लंबे जवाबों में भी तथ्यों पर ज्यादा टिका रहता है। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। GPT-5 अभी भी गलतियां कर सकता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत सकारात्मक लगता है। बेहतर आर्किटेक्चर, शानदार बेंचमार्क स्कोर, कम हेलुसिनेशन। लेकिन फिर लॉन्च के बाद इतनी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं क्यों आई? रेडिट पर तो बहुत से यूजर्स ने शिकायतें की, कुछ ने तो इसे डाउनग्रेड तक कह दिया। ये विरोधाभास क्यों है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब शायद कई परतों में है। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण वही मल्टी मॉडल सिस्टम हो सकता है जिसके बारे में हमने बात की। अच्छा। देखिए, प्रदर्शन के जो बेंचमार्क हम देख रहे हैं वे अक्सर सबसे शक्तिशाली थिंकिंग मॉडल पर आधारित होते हैं और ये टेस्ट API या महंगे प्रो सब्सक्रिप्शन के जरिए किए जाते हैं। लेकिन एक आम चैट GPT प्लस उपयोगकर्ता को जरूरी नहीं है कि हमेशा वही टॉप टियर मॉडल मिले। राउटर शायद तेज जवाब देने या लागत कम करने के लिए कभी-कभी मेन या कोई और हल्का मॉडल इस्तेमाल कर ले। मतलब यूजर को पता नहीं चलता कि कौन सा मॉडल चल रहा है। हाँ, जैसा कि Kavek01 नाम के एक रेडिट यूजर ने इशारा किया था, ये स्पष्टता की कमी कि कौन सा मॉडल कब इस्तेमाल हो रहा है
अनुभव में बड़ी असमानता पैदा कर सकती है। तो एक मुख्य बात ये हो सकती है कि GPT-5 की ताकत जो उसके विशेषज्ञ मॉडल हैं ही शायद आम उपयोगकर्ता के लिए उसकी कथित कमजोरी का कारण बन रही है, क्योंकि वे हमेशा सबसे शक्तिशाली संस्करण तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बेंचमार्क और असल अनुभव में अंतर पैदा होता है। बिल्कुल, ये एक संभावित व्याख्या है। दूसरा कारण है उम्मीदों का। हाँ, उम्मीदें तो बहुत थीं। बहुत ज्यादा। OpenAI ने इसे एक बड़े अपग्रेड के तौर पर पेश किया, लेकिन कुछ उपयोगकर्ताओं को, खासकर जिनकी तुलना हाल ही के लोकप्रिय GPT-4o से थी, ये सुधार मामूली लगा या कुछ खास कामों में शायद कमजोर भी। जैसा कि टोबियो ने XD जैसे रेडिट यूजर्स ने तर्क दिया, अगर तुलना पिछले O3 मॉडल से की जाए तो शायद GPT-5 उतना क्रांतिकारी ना लगे। तो तुलना का आधार क्या होना चाहिए, इस पर भी बहस है। सही बात है। और क्या, उपयोग का तरीका भी मायने रखता है। रेडिट पर कुछ चर्चाएं थीं कि डेवलपर्स या पेशेवर जो इसे जटिल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा खुश हैं। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। जो लोग इसे गंभीर कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कोड लिखना, डेटा विश्लेषण करना या वर्कफ्लो ऑटोमेट करना, जैसा एक रेडिट यूजर BRYN777 ने कहा, उन्हें अक्सर प्रदर्शन में बड़ा सुधार महसूस हो रहा है। वहीं जो लोग इसे सामान्य बातचीत, मनोरंजन या सरल सवालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें शायद उतना फर्क महसूस न हो, या फिर उन्हें मॉडल का बदला हुआ अंदाज पसंद ना आए। अंदाज से आपका क्या मतलब है? कुछ यूजर्स को GPT-4o का वो ज्यादा बातचीत वाला, तारीफ करने वाला लहजा, अच्छा सवाल, शानदार विचार पसंद था। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली रखता था। बिल्कुल। GPT-5 को जानबूझकर ज्यादा संक्षिप्त, सटीक और सीधे मुद्दे पर आने वाला बनाया गया है। ये सटीकता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ये कम दोस्ताना या ज्यादा रोबोटिक लग सकता है। अच्छा। जैसे इकरा नगेट नाम के रेडिट यूजर ने शिकायत की कि ये धीमा है और गलतियां ज्यादा कर रहा है, जबकि OpenAI सटीकता का दावा कर रहा है। ये विरोधाभास शायद अलग-अलग मॉडल संस्करणों, उपयोग के तरीकों या फिर इसी बदले हुए व्यक्तित्व के कारण हो सकता है। तो ये प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुभव का मुद्दा काफी जटिल है। अब सुरक्षा की बात करते हैं। जैसे जैसे AI शक्तिशाली हो रहा है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। GPT-5 में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? OpenAI ने सुरक्षा पर काफी जोर दिया है और सिरा रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का जिक्र है। एक दिलचस्प बदलाव है सेफ कंप्लीशंस का तरीका। सेफ कंप्लीशन, ये क्या है? पहले अगर कोई अनुरोध मॉडल के सुरक्षा नियमों के खिलाफ होता तो वो अक्सर सीधे मना कर देता था, जैसे मैं आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता। हाँ। GPT-5 अब थोड़ी अलग रणनीति अपनाता है। सीधे मना करने के बजाय ये कोशिश करता है कि सुरक्षित दायरे में रहते हुए कुछ उपयोगी या प्रासंगिक जानकारी दे दे, खासकर उन सवालों पर जिनके दोहरे मतलब हो सकते हैं या जो नैतिक रूप से संदिग्ध, ग्रे एरिया हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, मान लीजिए किसी खतरनाक चीज को बनाने के निर्देश देने के बजाय वो शायद उस विषय से जुड़े सामान्य सिद्धांत बता दे या संबंधित सुरक्षा चेतावनियां दे दे। अच्छा, ये तो एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लगता है। और सिस्टम के लेवल पर क्या सुरक्षा उपाय हैं? इसमें एक 2 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बताई गई है। पहला स्तर एक तेज कंटेंट फिल्टर है, जो तुरंत स्पष्ट रूप से खतरनाक या अनुचित प्रॉम्प्ट को पकड़ता है। ठीक है। अगर कोई मामला संदिग्ध है तो उसे दूसरे स्तर पर भेजा जाता है, एक ज्यादा शक्तिशाली मॉनिटर मॉडल के पास। वो संदर्भ को ज्यादा गहराई से समझकर तय करता है कि जवाब देना सुरक्षित है या नहीं। ओके। इसके अलावा सिस्टम को जेल ब्रेक करना, मतलब सुरक्षा नियमों को तोड़ने के लिए बरगलाना, वो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया गया है। सिरा रिपोर्ट इसे इंस्ट्रक्शन हायरार्की कहती है, जिसका मतलब है कि मॉडल अब सिस्टम द्वारा दिए गए निर्देशों और सुरक्षा नीतियों को उपयोगकर्ता के प्रॉम्प्ट से ज्यादा प्राथमिकता देता है। ये सुरक्षा उपाय जरूरी लगते हैं। क्या पूर्वाग्रह यानी बायस कम करने पर भी काम हुआ है? हाँ, रिपोर्ट के अनुसार OpenAI ने ट्रेनिंग डेटा को फिल्टर करने और फाइन ट्यूनिंग प्रक्रिया के दौरान पूर्वाग्रह घटाने पर ध्यान दिया है, ताकि मॉडल ज्यादा संतुलित जवाब दे सके। उन्होंने GPT-5 की क्षमताओं, सीमाओं और संभावित जोखिमों के बारे में एक विस्तृत सिस्टम कार्ड भी जारी किया है। पारदर्शिता के लिए ये अच्छा है। हाँ, ये पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है। हालांकि कुछ आलोचक मानते हैं कि अभी भी पूरी पारदर्शिता नहीं है, खासकर ट्रेनिंग डेटा और मॉडल के आंतरिक कामकाज को लेकर। ठीक है, तो GPT-5 तकनीकी रूप से उन्नत है, प्रदर्शन में सुधार है, सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, लेकिन उपयोगकर्ता अनुभव मिला जुला है। अब इसे बड़ी तस्वीर में देखते हैं।
दूसरे बड़े एआई मॉडल्स जैसे एंथ्रोपिक का क्लॉड, गूगल का जेमिनाई या मेटा का लामा, इनके मुकाबले ये कहाँ खड़ा है? देखिए, सिरे एआई के रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर GPT-5 ज्यादातर स्थापित बेंचमार्क्स पर, खासकर कोडिंग और जटिल तर्क वाले कामों में, या तो सबसे आगे है या फिर टॉप टियर मॉडल्स में शामिल है। सबसे आगे या टॉप टियर में? हाँ, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा है और तेजी से बदल रहा है। क्लॉड अक्सर अपनी सुसंगतता, लंबे टेक्स्ट को बेहतरीन तरीके से संभालने की क्षमता और कुछ मामलों में ज्यादा सहयोगी कोडिंग शैली के लिए सराहा जाता है। जेमिनाई अपनी रियल टाइम जानकारी तक पहुंच, गूगल सर्च इंटीग्रेशन के कारण और मल्टी मॉडल क्षमताओं में बहुत मजबूत है। सही। और मेटा का लामा, खासकर इन लामा 4 मावरिक जैसा कोई मॉडल आता है, ओपन सोर्स या लाइसेंस के तहत उपलब्ध होने के कारण कस्टमाइजेशन और विशिष्ट उपयोग के मामलों में बढ़त दे सकता है और स्केल में GPT-5 के करीब पहुंच रहा है। तो कह सकते हैं कि GPT-5 शायद इस समय का सबसे शक्तिशाली ऑलराउंडर है, लेकिन हर प्रमुख मॉडल की अपनी अलग ताकतें और खासियतें हैं। और इसका असर असल दुनिया में कैसा दिख रहा है? हमारे स्रोतों में कुछ उदाहरण थे, जैसे बैंकिंग में BBVA या हेल्थ केयर में एमजिन। क्या ये उस बात से जुड़ता है जो हमने लल्लारूम वाले विज्ञान के लेख में पढ़ी थी कि AI कैसे वैज्ञानिक खोजों को तेज कर रहा है? निश्चित रूप से यह सीधा कनेक्शन है। GPT-5 जैसे उन्नत मॉडल जटिल डेटा का विश्लेषण करने, लंबे रिसर्च पेपरों को मिनटों में सारांशित करने, कोड लिखने और डीबग करने जैसे कामों को अभूतपूर्व गति से कर रहे हैं। हाँ। विश्लेषण अब घंटों में संभव हो गया। एमजिन ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने और समझाने में इसकी सटीकता की तारीफ की। अच्छा। ये ठीक वैसा ही है जैसा लालूराम लेख में प्रोटीन फोल्डिंग की बेहद जटिल समस्या को हल करने वाले डीप माइंड के AlphaFold 2 के बारे में बताया गया था। AlphaFold 2 दिखाता है कि AI कैसे उन वैज्ञानिक गुत्थियों को सुलझा सकता है जो दशकों से इंसानों के लिए चुनौती थी। GPT-5 इसी प्रवृत्ति का एक ज्यादा सामान्यीकृत रूप है। ये सिर्फ एक विशिष्ट वैज्ञानिक समस्या के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान आधारित कामों की एक विस्तृत श्रृंखला में तेजी और क्षमता ला रहा है। ये तो उत्साहजनक है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसकी सीमाएं भी हैं। ये कोई जादुई चिराग तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल। इसकी कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली, ये अभी भी लगातार सीख नहीं सकता। इसका ज्ञान उस डेटा तक सीमित है जिस पर इसे ट्रेन किया गया था। मतलब अपडेटेड नहीं है हमेशा? हाँ, आमतौर पर ट्रेनिंग डेटा 2024 तक का होता है। उसके बाद की घटनाओं या खोजों की जानकारी इसे नहीं होती। दूसरी, हालांकि हैलुसिनेशन कम हुआ है, ये अभी भी गलत या भ्रामक जानकारी दे सकता है, खासकर जब अस्पष्ट या जटिल सवाल पूछे जाएं। तीसरी और शायद सबसे बुनियादी सीमा, ये असली समझ या सामान्य ज्ञान, मतलब कॉमन सेंस रीजनिंग नहीं रखता। ये मूल रूप से पैटर्न पहचानने और उसके आधार पर भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। पैटर्न मैचिंग। हाँ, और चौथी, इसे चलाने के लिए खासकर इसके सबसे शक्तिशाली थिंकिंग मोड या बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग शक्ति और ऊर्जा की जरूरत होती है, जो इसे महंगा बनाती है और इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर भी सवाल उठाती है। तो भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या अगला संस्करण, शायद GPT-6, इन सीमाओं को पार कर पाएगा? OpenAI का अगला कदम क्या हो सकता है? सुरुरा रिपोर्ट में OpenAI के कुछ संकेतों का हवाला दिया गया है। लगता है कि वो शायद एकीकृत मॉडल, यूनिफाइड मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एकीकृत मॉडल? जो GPT-5 की मौजूदा मेन और थिंकिंग जैसे अलग अलग मॉडलों को एक ही ज्यादा लचीले और शक्तिशाली आर्किटेक्चर में मिला देगा। नई आर्किटेक्चर, बेहतर मेमोरी, सिर्फ लंबा कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं, बल्कि शायद कुछ हद तक स्थायी मेमोरी, जो बातचीत या सत्रों के बीच बनी रहे और लगातार बेहतर होती सुरक्षा पर काम जारी रहने की उम्मीद है। लेकिन क्या ये हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी इंसानों जैसी सोचने समझने की क्षमता वाली AI के करीब ले जाएगा? ये मिलियन डॉलर का सवाल है। GPT-5 और इसके जैसे मॉडल निश्चित रूप से बहुत सक्षम है, लेकिन क्या वे वाकई समझ रहे हैं या सिर्फ जटिल पैटर्न का अनुकरण कर रहे हैं, इस पर बहस जारी है। जैसा कि लालूराम वाले विज्ञान के लेख में भी इशारा किया गया था, मशीनें पैटर्न खोजने, डेटा में संबंध ढूंढने में अविश्वसनीय रूप से अच्छी हो गई हैं, पर क्यों का जवाब देना, यानी कारण और प्रासंगिकता को गहराई से समझना, परिकल्पनाएं बनाना, ये अभी भी काफी हद तक इंसानी रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। सही। वो ये है कि GPT-5 एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली AI मॉडल है। इसने कोडिंग, जटिल तर्क और बहुभाषिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
सुरक्षा और सटीकता पर भी ध्यान दिया गया है और इसका असर उद्योगों में दिखने लगा है। हाँ, ये सब तो है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि बेंचमार्क्स पर शानदार प्रदर्शन के बावजूद आम उपयोगकर्ताओं का अनुभव मिला-जुला है। ये शायद इसके जटिल मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर, बदली हुई पर्सनैलिटी और हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई उम्मीदों का नतीजा है। बिल्कुल। इसकी अपनी स्पष्ट सीमाएं हैं। ये अभी भी गलतियां करता है, लगातार सीख नहीं सकता और असली दुनिया की समझ से अभी दूर है। तो ये क्रांति है या क्रमिक सुधार, ये शायद इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं और किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा। ये तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे समाज और काम करने के तरीकों पर पड़ना तय है। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जिसके फायदे और चुनौतियां दोनों हैं और इसे समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। विज्ञान वाले लेख ने हमें याद दिलाया कि मशीनें पैटर्न खोजने में माहिर हैं, पर क्यों का जवाब अभी इंसान ही देता है। GPT-5 और भविष्य के AI मॉडल इस खाई को कितना पाट पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या हम उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां AI स्वतंत्र रूप से नई वैज्ञानिक खोजें कर सकेगा, नई परिकल्पनाएं गढ़ सकेगा, या फिर AI हमेशा एक बेहद शक्तिशाली सहायक ही रहेगा जो इंसानी मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि पर निर्भर होगा, भले ही वो डेटा को कितनी भी तेजी से क्यों न खंगाल ले? इस सवाल का जवाब खैर आने वाला समय ही देगा। हाँ, देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।